हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी का डिस्कशन है। हमारा टॉपिक चल रहा है प्राकृतिक वनस्पति अध्याय 6। इस टॉपिक से रिलेटेड शेष कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं, तो पहले इनको कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिमालय की अधिक ऊंचाई वाले जो वन की लकड़ियां हैं कौन कौन से हैं। हिमालय में वन के मुख्य वृक्ष जो है देवदार है, चीड़ है, ब्लू पाइन है, सिल्वर फर, स्प्रूस, अखरोट, सफेद भीसा, भोर्ज और सरू है। चीड़ क्या है इसके बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका वैज्ञानिक नाम है पाइनस लोंगिफोलिया। यह वृक्ष हिमालय में जम्मू से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 900 मीटर से 1800 मीटर तक की ऊंचाई पर विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसका उपयोग फर्नीचर, चाय की पेटी, माचिस तथा रेलवे स्लीपर आदि के निर्माण में किया जाता है। इस वृक्ष से राल गोंद और तारपीन का तेल भी प्राप्त किया जाता है। दूसरा है देवदास यानी सेड्रस देवदार। ये वृक्ष उत्तर पश्चिम हिमालय में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ये वृक्ष मुख्यतः याद रखिएगा 1500 मीटर से यह वृक्ष मुख्यतः 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पाए जाते हैं। इसका उपयोग हल, फर्श, तख्ता, दरवाजे, खिड़कियां, हल्के फर्नीचर व तख्तों तथा रेलवे स्लीपर आदि के निर्माण में किया जाता है। इसके बाद है ब्लू पाइन, पाइनस एक्सेल्सा। यह हिमालय में चुमी घाटी से लेकर सिक्किम तक 1800 मीटर से 3600 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका उपयोग भी दरवाजे, खिड़की, फर्नीचर और रेलवे स्लीपर आदि के निर्माण में किया जाता है। इस वृक्ष से राल तथा तारपीन भी प्राप्त किया जाता है। चौथा है रजत देवदार, सिल्वर फर एविस। यह उत्तर पश्चिमी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय में 2200 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। इसकी लकड़ी चिकनी होती है परंतु अधिक टिकाऊ नहीं होती है। अधिकांशतः इसका उपयोग तख्तों, पैकिंग पेटी, डिब्बों, कास्ट लुगदी, कागज, ठीक है, तथा माचिस की तिलिया बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद है स्प्रूस, पिसिया मिथियाना। यह पश्चिमी हिमालय में 2100 से 3600 मीटर की ऊंचाई के बीच पाए जाने वाला वृक्ष है। इसकी चिकनी सफेद लकड़ी का उपयोग घरों के निर्माण, रेलवे स्लीपर, कैबिनेट यानी पेटिका और लुगदी बनाने तथा पैकिंग के लिए किया जाता है। छठा है अखरोट, ठीक है। यह वृक्ष कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, खासी पहाड़ियों में पाया जाता है। जो अखरोट है ये कहां कहां पर मिलता है? कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और खासी पहाड़ियों में। सूखने पर यह लकड़ी न तो सिकुड़ती है न ही फूलती व फटती है। इस लकड़ी का उपयोग वाद्य यंत्र, बंदूक के कुंदे और कैबिनेट बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद है सफेद भीसा, व्हाइट विलो सैलिक्स अल्बा। यह एक छोटा वृक्ष है जो उत्तर पश्चिमी हिमालय यानी कश्मीर के घाटी में भी पाया जाता है। इसकी टहनियों का उपयोग टोकरी बनाने में किया जाता है। इसकी लकड़ी से क्रिकेट के बैट और खेल कूद के अन्य सामग्री भी बनाई जाती है। इसके बाद है भोर्ज, इंडियन बर्च। यह जो इंडियन बर्च है यह हिमालय के ऊंचे ढालों में पाया जाता है। इसकी लकड़ी धुंधले रंग की होती है जिसकी तंतु रचना सीधी होती है। इसका उपयोग फर्नीचर, प्लाईवुड और रेडियो कैबिनेट बनाने में किया जाता है। इसके बाद है सरू यानी साइप्रस। यह मुख्यतः उत्तराखंड में पाया जाता है। इसकी लकड़ी मजबूत और टिकाऊ होती है जिसका उपयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है। इसके बाद है वन उत्पाद एवं उनकी उपयोगिता। ईंधन की लकड़ी, इमारती लकड़ी और कास्ट कोयला के अतिरिक्त वन अनेक जो है अन्य उत्पाद प्रदान करते हैं। इनमें बांस है, बेत है, तेंदू के पत्ते, घासे, तेल, लाख, राल, गोंद, रंग, शहद, मोम, सब्जियां, फल, जड़ें और कंद आदि शामिल हैं। तो इनको बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है बांस। बांस अधिकांशतः मानसूनी प्रदेश में पाया जाता है। किस प्रदेश में? मानसूनी प्रदेश में, जहां औसत वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इसका उपयोग अनेक उद्देश्यों जैसे टोकरी बनाना, छाजन निर्माण, कागज, लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, दिसंबर 2017 में भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन करके बांस को वृक्ष के श्रेणी से हटाकर घास की श्रेणी में कर दिया गया है। तो बांस अब वृक्ष नहीं है बल्कि घास है। भारत में 100 से अधिक किस्मों के बांस पाए जाते हैं। योजना आयोग के अनुसार बांस देश के कुल 1,210 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में पाया जाता है। इसका वार्षिक उत्पादन 4 मिलियन टन है। इसके बाद है बेंत। यह असम, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात और जम्मू कश्मीर के नम और आर्द्र वनों में पाया जाता है। इसका उपयोग डोर, रस्सी, चटाई, बैग और टोकरी बनाने में किया जाता है। इसके बाद है तेंदू। देखिए, तेंदू के पत्ते जो है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और आंध्र प्रदेश से प्राप्त किए जाते हैं।
इसका उपयोग बीड़ी बनाने में होता है। तेंदू के जो पत्ते हैं इनका उपयोग बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद है घास। भारतीय वनों में अनेक प्रकार की उपयोगी घासें पाई जाती है। कुछ प्रमुख घासें हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सवाई, ये अर्ध हिमालय तराई प्रदेश में मिलता है। एलिफेंट ग्रास असम में, एस्पियर ग्रास, उल्ला और पन्नी घास इत्यादि। खसखस घास जो है ये भरतपुर और सवाई माधोपुर का उपयोगी गर्मी के दिनों में ठंडे पर्दों के लिए जो है इसका उपयोग होता है। तो जो खसखस घास है ये कहां पर मिलता है? भरतपुर और सवाई माधोपुर में। और इसका उपयोग गर्मी के दिनों में ठंडे पर्दों के लिए किया जाता है। रोसा, नींबू और अदरक की घासों से औषधीय और सुगंधित तेल प्राप्त किए जाते हैं। तेल, देखिए तेल जो है जड़ी बूटियों, पौधों, वृक्षों का उपयोग अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य तथा तेल बनाने में किया जाता है। इनमें से प्रमुख है कपूर, लौंग, इलैंग, यूकेलिप्टस का तेल, चमेली का तेल, खसखस का तेल, लवेंडर का तेल, नींबू घास के तेल, पुदीना का तेल, चंदन का तेल, पचौली का तेल, तारपीन का तेल, जायफल का तेल, चंपा का तेल आदि। इसके बाद है चपड़ा यानी सलाई। यह केरिया लैका नाम के कीड़े के द्वारा स्रावित किया जाता है, जो परपोषी वृक्ष जैसे पलाश, पीपल, कुसुम, सीसो, कुल, गुल्लर, सिरस और बरगद के रस के द्वारा पोषित होते हैं। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखिए भारत में पहला वन सम्मेलन। भारत में पहला वन सम्मेलन नवंबर 2011 में भारत का पहला वन सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था, जिसकी विषय वस्तु यानी थीम जो थी बदलती दुनिया में वन। इसका आयोजन भारत के पर्यावरण वन मंत्रालय ने किया था। 2011 में वनों की दृष्टि से इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2011 को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया गया। इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में वनों की सुरक्षा और महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ी है। विश्व में लाख के उत्पादन में भारत का एकाधिपत्य है, ठीक है, मोनोपोली है। इसका उपयोग रेशम की रंगाई में चूड़ियां, रंग, युद्ध सामग्री, पटाखे, ग्रामोफोन के रिकॉर्डर, मोहरी लाख, विद्युत रोधक सामग्री, जूते की पॉलिश, प्लास्टिक ढांचा, स्पिरिट, बेकिंग, एनिमल तथा जहाजों की एंटी मोल्डिंग कंपोजिटरी बनाने में किया जाता है। इसके बाद है राल यानी रेजिन। राल देखिए राल जो है फेनी ओरिगेमिक प्रजाति की वनस्पति का निस्राव है। यह पीले रंग का ठोस पदार्थ है जो जल में घुलनशील नहीं है, परंतु अल्कोहल में ये घुलनशील है। हिमालय के शंकुधारी जो वन है, पाइन वन है, तो याद रखिए हिमालय के शंकुधारी पाइन वनों में राल का एकत्रण वाणिज्यिक दृष्टि से किया जाता है। इसका उपयोग साबुन बनाने में, कागज और कपड़ों को चिकना करने में, मोहरी लाख, लिनोलियम, स्नेहक, रंग और स्याही बनाने में किया जाता है। इसके बाद है गोंद। देखिए गोंद जो है यह बबुल यानी अकेसिया, कैरोब, मैक्सक्विट और कटीरा गम से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग चिपकाने वाले पदार्थ के रूप में प्रिंटिंग यानी छपाई में, कपड़ों के परिष्करण में, रंग और दवाइयां बनाने में किया जाता है। इसके बाद चर्म शोधक तथा रंग यानी रंजक। देखिए चर्म शोधक का उपयोग खालों और चमड़ों में प्रोटीन स्कंदन के लिए किया जाता है, जिससे प्रतिरोधी चमड़े का उत्पादन किया जा सके। हल्के वनस्पति चर्म शोधकों की प्रधानता चमड़े के उत्पादन में देखी जा सकती है। चर्म शोधक मैंग्रोव, सुंदरी वृक्ष, ठाट, एवरेम, सुमैक, अर्जुन, इंडियन आलमंड यानी बादाम, बेर कुडप्पा आलमंड, आंवला और चेस्टनट की छालों तथा धूमिया के पत्तों से प्राप्त होता है। कत्था क्या है? कत्था जो है यह खैर वृक्ष की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। कत्था जो है किससे प्राप्त किया जाता है? खैर वृक्ष की लकड़ी से, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात और बिहार में पाया जाता है। इसके महत्वपूर्ण कारखाने बरेली यानी उत्तर प्रदेश, शिवपुरी यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के बरेली और मध्य प्रदेश के शिवपुरी में, याद रखिएगा। इसके बाद फल एवं सब्जियां। वनों से प्राप्त फल और सब्जियां जो है जामुन है, बेल है, बेर है, गुल्लर है, कटहल है, आंवला है, इमली है, खिरनी है, करौंदा, खजूर, चिलगोजा, चिंच, मनुगा, चकूरा, अरवी, रतालू, कान्ही, अकाना, किरची, जारुंगी, सुआ, सैजन, सैंड, मशरूम और गुच्छही। चारागाह, 12वां जो है चारागाह है।
देखिए, वन घरेलू पशुओं के लिए चरागाह होते हैं। जो वन होते हैं वो घरेलू पशुओं के लिए चरागाह होते हैं, चरने के स्थान होते हैं जहां घास चरते हैं। ये लगभग 30,000 पेड़ पौधे, पशुओं और सूक्ष्म जीवों का आवास भी है। वन और जलवायु, जलवायु, तापमान और वृष्टिपात भी प्रत्यक्ष रूप से वनों की मौजूदगी और गैर मौजूदगी से प्रभावित होते हैं। किसी प्रदेश में अधिक वन होने पर वहां अधिक वर्षा होती है। राष्ट्रीय वन नीति, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो राष्ट्रीय वन नीति है, ब्रिटिश शासित भारत में 1855 में लॉर्ड डलहौजी ने पूरे देश में वनों के संरक्षण के लिए नियम बनाए। इसके अंतर्गत मालाबार की पहाड़ियों में बबुल और नीलगिरी के पेड़ लगाए गए। इसी दिशा में सन 1865 और 1878 में वन अधिनियम यानी फॉरेस्ट एक्ट का निर्माण किया गया। राष्ट्रीय वन नीति 1894, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सन 1894 में जब लॉर्ड एल्गिन द्वितीय वायसराय थे, तब सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की। इसके अंतर्गत एक विकास समिति और सभी प्रांतों में वन विभागों की स्थापना की गई। राष्ट्रीय वन नीति 1952, इसके बारे में देख लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1952 में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई। नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य भूमि की उत्पादक क्षमता का ह्रास किए बिना अत्यधिक उत्पादन करना, वनों उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करना, रक्षा, संचार और उद्योग के लिए आवश्यक वन उपज उपलब्ध करवाना, पहाड़ी क्षेत्रों में 60% क्षेत्र पर और मैदानी क्षेत्रों में 20% क्षेत्र पर वन सुनिश्चित करना, ताकि न्यूनतम राष्ट्रीय औसत वन क्षेत्र 33% रहे। पांचवा, आवश्यकताओं से सामंजस्य रखते हुए अधिकतम वार्षिक आय प्राप्त करने के लिए वनों का प्रबंधन करना। वनों से अधिकतम आय प्राप्त करना सरकार का मुख्य लक्ष्य हो गया। इसी कारण 1952 से 1981 के बीच कृषि फसलों के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र 1187.5 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 1429.4 लाख हेक्टेयर हो गया। कृषि फसलों के अंतर्गत 242 लाख हेक्टेयर की यह वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों की वनाच्छादित भूमि को वृक्ष विहीन करके प्राप्त की गई थी। आगे बढ़ते हैं, ये सभी पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद राष्ट्रीय वन नीति 1988। देखिए, वर्ष 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को संशोधित करके राष्ट्रीय वन नीति 1988 की घोषणा की गई। इसके प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित हैं। पहला है पारिस्थितिकीय संतुलन और पुनर्स्थापना के माध्यम से पर्यावरण का अस्थायित्व बनाए रखना। दूसरा जो लक्ष्य है प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करना। तीसरा है व्यापक वृक्षारोपण और सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के माध्यम से वनों और वृक्षों के आच्छादन में वृद्धि करना। इसके बाद नदियों, झीलों और अन्य जलधाराओं के मार्ग में भूमि कटाव और मृदा अपरदन पर नियंत्रण करना। वन संरक्षण के लिए जन सहभागिता में वृद्धि के लिए उचित प्रयास करना। ग्रामीण और आदिवासी जनसंख्या के लिए ईंधन की लकड़ी, चारा और अन्य उपजों की आपूर्ति सुनिश्चित करना। भारतीय वन सर्वेक्षण, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत एक संगठन है। किसके अंतर्गत? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत। यह वर्ष 1965 में प्रारंभ किया गया था, परंतु अपने वर्तमान स्वरूप में इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य देश के वन संसाधनों का सर्वेक्षण और मूल्यांकन करना है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में की गई थी। इसका प्रमुख कार्य वन अनुसंधान करना, वन अनुसंधान और वन अधिकारियों तथा वन रेंजरों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। वन अनुसंधान संस्थान के 4 क्षेत्रीय केंद्र हैं, याद रखिए, कोयंबटूर तमिलनाडु में, बुर्नीहाट मेघालय में, बंगलुरु कर्नाटक और जबलपुर मध्य प्रदेश में। राज्य वन विकास निगम, राष्ट्रीय कृषि आयोग 1972 की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर भारत के अनेक राज्यों में वन विकास निगमों की स्थापना की गई। इन निगमों का जो मुख्य लक्ष्य था वन संपदाओं से जुड़े सरकार के व्यवसायिक हितों की रक्षा करते हुए अपक्षयित वन क्षेत्रों की उत्पादकता को पुनः बढ़ाना, साथ ही साथ किसानों को उनके वन उत्पादों के विपणन में सहायता प्रदान करना था। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, ठीक है, IIFM की
स्थापना जो है 1982 में भोपाल में की गई थी। यह एक स्वायत्त संस्थान है जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह संस्थान निम्नलिखित सेवाओं और संस्थानों से संबंधित व्यक्तियों को वानिकी विकास के प्रबंधन का जो है प्रशिक्षण प्रदान करता है। भारतीय वन सेवा, वन विभाग, वन विकास निगम, वनों से संबंधित उद्योग। वन संरक्षण अधिनियम क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वन संरक्षण अधिनियम, केंद्रीय सरकार ने वर्ष 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित कर लागू किया, जिसके अनुसार किसी भी वन भूमि को सरकार की अनुमति के बिना कृषि भूमि में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। 1988 में इस अधिनियम में संशोधन कर इसे और प्रभावी बना दिया गया है। सामाजिक वानिकी 1976, ये क्या है? तो सामाजिक वानिकी 1976 जो है ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों, कृषकों एवं कृषि श्रमिकों को चारा, भोजन, फल, रेशे और जैविक उर्वरकों जैसी 5 बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय स्तर पर कराए जाने और पर्यावरणीय क्षति को कम करने के उद्देश्य से ग्राम समाज की खाली पड़ी भूमि पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कराए जाने की नीति और तत्व संबंधित कार्यक्रम को सामाजिक वानिकी के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत समाज के सभी लोगों को उनकी खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण करने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। यह सामाजिक वानिकी। राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा सामाजिक वानिकी के निर्धारित लक्ष्य वर्ष 1976, भूमि संरक्षण और मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना। राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा जो सामाजिक वानिकी के निर्धारित लक्ष्य है, पहला है भूमि संरक्षण और मृदा की जो उर्वरा शक्ति है इसको बढ़ाना, फलों के उत्पादन में वृद्धि करना और खाद्य संसाधनों की वृद्धि में योगदान देना, ईंधन और चारा की उपलब्धता में वृद्धि करना, पर्यावरण संरक्षण के प्रति सामूहिक चेतना को बढ़ाना और इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना और बृहद वृक्षारोपण के द्वारा ग्रामीण और नगरीय भू दृश्यों का सौंदर्यीकरण करना। ये सभी जो है लक्ष्य है, ध्यान रखिएगा। देखिए, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 6ठी पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ किया गया। तब से लेकर वर्तमान तक सामाजिक वानिकी के 3 संगठक तैयार किए गए हैं। पहला कृषि वानिकी, इसमें कृषि वन विभाग के द्वारा सस्ती दरों पर उपलब्ध कराए गए पौधों को अपने खेतों और उनके मेड़ों पर जो है लगाना है। ठीक है, कृषि वानिकी के अंतर्गत सार्वजनिक जो वानिकी है, वन विभाग के द्वारा तीव्र गति से बढ़ने वाले पेड़ों को सड़क, रेल और नहरों के किनारे तथा सार्वजनिक क्षेत्रों पर लगाया जाता है, जिसका उद्देश्य समुदाय के लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करना है। इसके बाद है सामुदायिक वानिकी, ग्रामीणों के द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर वृक्षारोपण यह सामाजिक वानिकी का स्वयं नियोजित कार्यक्रम है। देखिए, उपयुक्त अभियान के समीक्षोपरांत विदित होता है कि सामाजिक वानिकी योजना आंशिक रूप से ही सफल रही। वृक्षारोपण के लिए वृक्षों का चयन और समुचित व्यवस्था नहीं की गई, आवंटित धन का दुरुपयोग हुआ, वृक्षों की अवैध कटाई की गई आदि कमजोरियां जो है इसमें व्याप्त रही। कृषि वानिकी क्या है? ऐसी भूमि उपयोग प्रणाली और प्रौद्योगिकी जिसमें लाभदायक वृक्षों के साथ साथ विभिन्न ऋतुओं की फसलें भी उगाई जाती है, कृषि वानिकी संज्ञा से अभिहित की जाती है। इस खेती की पद्धति में सभी प्रबंधन यानी सिंचाई, उर्वरक, खरपतवार एवं कीट व्याधि नियंत्रण एक साथ किए जा सकते हैं। अलग से पेड़ों के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है और उत्पाद के रूप में ईंधन की लकड़ी, हरा चारा, छाया आदि भी उपलब्ध हो जाते हैं। कृषि का जोखिम घट जाता है और भूमि की उपयोगिता बढ़ जाती है। कृषि वानिकी के उद्देश्य, वर्षा का प्रभावी उपयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन लेना, अयोग्य या बंजर भूमि का वैकल्पिक उपयोग करना, बेरोजगारों और कृषि श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना, पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जलवायु को सुव्यवस्थित कर सुधार करना। कृषि वानिकी के जो स्वरूप हैं, पहला एग्रो सिल्वीकल्चर, फसल ईंधन के पेड़ जैसे आलू और पॉपुलर। एग्रो हॉर्टिकल्चर, इसमें फल, फसलें और वृक्ष जैसे मसूर, आंवला ये सब उगाए जाते हैं। एग्रो सिल्वी पास्चुरल में फसल, पेड़, चारागाह और पशु शामिल होते हैं। एग्रो हॉर्टी सिल्वीकल्चर में फसलें, फल, ईंधन के पेड़ शामिल होते हैं। सिल्वी जो पास्चुरल है, पेड़, चारागाह और पशु इसमें शामिल होते हैं। तो कृषि वानिकी के जो स्वरूप है इसको याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रणाली क्या है? खेती को टिकाऊ बनाने में कृषि वानिकी अहम भूमिका जो है निभा सकती है। सघन पद्धति है, इनको अपनाने से, उचित फसल चक्र नहीं अपनाने से, अंधाधुंध रसायनों के छिड़काव से, उर्वरकों के जो असंतुलित प्रयोग हैं और भू रक्षण आदि से भूमि की जो उर्वरता है ये घटती है।
उर्वरकों का फसल उत्पादन के प्रति प्रभाव घटा है, उपज में स्थिरता आई है। ऐसी परिस्थितियों में कृषि वानिकी ही एक अच्छा विकल्प है, विशेषकर उत्पादन बढ़ाने और पर्यावरण संतुलन में यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसीलिए निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि कृषि वानिकी अपनाने की अत्यंत आवश्यकता तो है ही, बल्कि भविष्य में इसकी अच्छी संभावनाएं भी है। वनाधिकार अधिनियम अधिसूचित 1 जनवरी 2008 को संसद के द्वारा वर्ष 2006 में पारित वन अधिकार अधिनियम को अधिसूचित कर दिया गया। यह अधिनियम अनुसूचित जनजाति व अन्य परंपरागत वनवासियों को वन संपत्ति में अधिकार दिलाने से संबंधित है। संसद के दोनों सदनों में पारित इस अधिनियम को जनवरी 2007 में मंजूरी मिली थी। अधिनियम के तहत वनवासियों को प्राप्त अधिकार, देखिए पहला है 75 वर्षों से रह रहे अनुसूचित जनजातियों व अन्य परंपरागत वनवासियों को वन भूमि के अधिकार प्रदान किए गए। लक्षित लाभार्थियों को वनों उपजों को एकत्र करने और इनके विपणन का अधिकार होगा। वनवासियों का वह अधिकार जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1923 के द्वारा उसे छीन लिया गया था, इस अधिनियम के तहत उन्हें प्रदान कर दिया गया है। यह अधिनियम वन जीव अभयारण्यों एवं राष्ट्रीय वन जीव उद्यानों के तहत चिन्हित क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। इसके बाद है वन संरक्षण अधिनियम 1980। यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश के अन्य सभी भागों में मान्य है। इस अधिनियम के प्रमुख पहलू निम्नलिखित हैं। पहला, राज्य सरकार वनों का प्रयोग केवल वानिकी कार्यों के लिए करेगी, अन्यथा उसे केंद्रीय सरकार से अनुमति लेनी होगी। एक सलाहकार समिति सभी प्रकार के वनों के संरक्षण के लिए उचित धनराशि उपलब्ध कराएगी। वानिकी से अलग कोई भी अवैध कार्य वन के अंदर हो तो उसे तुरंत रोक देने की व्यवस्था है। 1972 में वन अधिनियम इसके बारे में देख लेते हैं। इस अधिनियम में कुछ संशोधन किए गए। इसके अंतर्गत निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं। क्या क्या परिवर्तन हुआ है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है वन के भीतर बिजली की लाइन बिछाना, भूकंप का सर्वेक्षण करना, बांध परियोजना प्रारंभ करने जैसी कुछ अवानिकी कार्यों के लिए केंद्रीय सरकार से पूर्व सहमति लेकर काम किया जा सकता है। चाय, कॉफी, मसाले, रबर आदि की अवानिकी कार्यों में गिना जाता है। यदि फल वाले वृक्ष, तेल देने वाले या औषधि प्रदान करने वाले पेड़ भी लगाने हो तो वहां के पूर्ववत पेड़ों को काटकर ऐसा करने का प्रावधान नहीं है। इसके लिए केंद्रीय सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। चौथा, टसर सिल्क के लिए रेशम के कीड़ों का पालन हमारे देश के आदिवासियों का प्राचीन पेशा है, परंतु इस अधिनियम के अंतर्गत इस बात पर बल दिया गया है कि कीड़ों का पालन अर्जुन अथवा आसन जैसे किसी एक प्रकार के पेड़ पर न करके मिश्रित प्रजातियों के पेड़ों पर किया जाए। पांचवा है रेशम के लिए कीड़ों का पालन करने के लिए केवल शहतूत के पेड़ों का लगाना भी एक गैर वानिकी कार्य माना जाता है या माना गया है, क्योंकि इससे वनों की जो विविधता है वो नष्ट होती है और मोनोकल्चर यानी एक प्रजाति को बढ़ावा मिलता है जो पर्यावरण की दृष्टि से उचित नहीं है। छठा है वन के अंदर खनन को गैर वानिकी माना गया है। एकीकृत वन संरक्षण योजना, ठीक है, वन सुरक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से देश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में एकीकृत वन संरक्षण को विशेष महत्व दिया गया। इसके तहत जहां विलुप्त हो रही वनस्पतियों और पौधों को संरक्षण दिया गया, वहीं उन प्रजातियों के उन्मूलन और नियंत्रण के उपाय भी सुनिश्चित किए गए जो वनों को क्षति पहुंचाते हैं। इसके अतिरिक्त इसके तहत बांस की खेती से जुड़ी चुनौतियां तथा पारिस्थितिकी संतुलन पर भी ध्यान दिया गया है। चिपको आंदोलन क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, चिपको आंदोलन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में हरियाली की सनातनी संस्कृति रही है और जब जब इस संस्कृति पर संकट आया है, यहां का जनमानस उद्वेलित व आंदोलित हुआ। उत्तराखंड के ग्रामीणों और महिलाओं के द्वारा चलाया गया चिपको आंदोलन भी पेड़ों और हरियाली को बचाने के लिए वर्ष 1972 में शुरू किया गया था। तब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा था। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद से हुई थी। वर्ष 1978 में पेड़ों को बचाने के लिए महिलाओं ने न सिर्फ गिरफ्तारियां दी बल्कि गोलियों का भी वो सामना की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन के प्रेरणा स्रोत जाने माने पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। टिहरी गढ़वाल का नवजीवन आश्रय इस आंदोलन का केंद्र था। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा प्रेरित इस आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। राष्ट्रीय बांस मिशन का पुनर्गठन 25 अप्रैल 2018 को
25 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन यानी NMSA नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत केंद्र प्रायोजित पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन को स्वीकृति प्रदान की। यह मिशन संपूर्ण मूल्य श्रृंखला बनाकर तथा उत्पादों का उद्योग के साथ प्रभावी संपर्क स्थापित करके बांस क्षेत्र का संपूर्ण विकास सुनिश्चित करेगा। केंद्रीय और राज्य सरकार का हिस्सा जो होगा 90:10 के अनुपात में है। इस योजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसानों, स्थानीय कारीगरों और बांस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को लाभ होगा। राष्ट्रीय बांस मिशन एक केंद्र प्रायोजित परियोजना के रूप में 2006 से 7 में प्रारंभ किया गया था। 2014-15 के दौरान इस मिशन को बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। MIDH मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर विश्व बांस संगठन के द्वारा 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 सितंबर बांस को प्राय हरा सोना की संज्ञा दी जाती है, याद रखिएगा। भारत के प्रमुख वानिकी शोध संस्थान, याद रखिएगा, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कहां पर है, तो देहरादून उत्तराखंड, ठीक है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर राजस्थान में है। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलुरु कर्नाटक में है। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोरहाट राजस्थान में है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। हिमालय फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला हिमाचल प्रदेश में है। एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट हैदराबाद तेलंगाना में है, याद रखिएगा। और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर मध्य प्रदेश में है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में है। इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी रांची झारखंड में है। इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेंगलुरु कर्नाटक में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल मध्य प्रदेश में है। जीवी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। उष्ण कटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम केरल में है। देखिए, उपयुक्त नवीन अनुसंधान केंद्रों के अतिरिक्त कई अन्य वन्य जीव अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। इनमें भारतीय वन्य जीव जो संस्थान है, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून और सलीम अली पंछी विज्ञान प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी जो संस्थान नागपुर है यहाँ पे स्थित है। पारिस्थितिकी अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु में है। भारत में वन्य विस्तार के लक्ष्य यानी 33% को पूरा करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कई वानिकी कार्यक्रम चलाए गए हैं। इन कार्यक्रमों में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम सबसे प्रमुख है, याद रखिएगा। और इसके परिणाम स्वरूप भारत में वन क्षेत्र में सतत वृद्धि भी हो रही है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट सेशन में जैव विविधता के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक पीडीएफ नहीं लिया है, अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।